हेलो एवरीवन, जय मां काली। प्रिडिक्टिंग थ्रू नवांशा की ये जो सीरीज है, ये इसका एपिसोड नंबर 9 है। और इस एपिसोड में हम जानेंगे दारा कारक प्लैनेट के बारे में। दारा कारक ग्रह कौन सा ग्रह होता है, हम सबसे पहले तो वो समझेंगे और उसका रोल क्या है D9 में, पास्ट लाइफ से किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है आपके साथ। तो सबसे पहले ये जानेंगे दारा कारक जो ग्रह होता है वो हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, और D9 में इसकी ये जो पोजीशन है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ वो कौन से कर्म जुड़े हुए थे जिसकी वजह से आप दोनों आज साथ में मिले हो। तो सबसे पहले दारा कारक प्लैनेट को ढूंढने के लिए आप देखो, अपने चार्ट को खोलो और ये देखो कि आपका वो ग्रह जो सबसे कम डिग्री का है, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट इज दारा कारक, वो आपके स्पाउस की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जब आपने ये ढूंढ लिया कि वो दारा कारक ग्रह कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा लोएस्ट डिग्री जो प्लैनेट है, सबसे ज्यादा कम डिग्री है, वो ग्रह दारा कारक है। अब उसको आप अपने D9 चार्ट में, नवांशा चार्ट में जाके देखो कि वो किस भाव में बैठा है, 1 से लेके 12 तक किस भाव में है। हम हर एक भाव के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि पास्ट लाइफ के क्या कर्मास दिखा रहे हैं, किस तरीके का होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है, जैसे आत्मकारक ग्रह का मैंने वीडियो बनाया था, D9 में आत्मकारक ग्रह की पोजीशन क्या बताती है, लेकिन उसकी डिग्निटी चेक करना समझाया था। डिग्निटी चेक करने का मतलब है कि जब कोई ग्रह अपनी शुभता के साथ बैठा हुआ है तो वो आपको शुभ परिणाम ही देगा। अच्छे से अच्छी डिग्निटी के साथ, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। वहीं अगर वो ग्रह खराब स्थिति में बैठा है तो जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट्स देगा। जैसे कि अगर आपका दारा कारक D9 में उच्च का है, किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है, तो आपको वो अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करेगा। वहीं अगर वो नीच की अवस्था में है या शत्रु राशि में है, नीच की अवस्था में है, खराब रिजल्ट देगा। ऊपर से खराब भाव है तो वहां पर भी चैलेंजेस देगा। शत्रु राशि में बैठा हुआ है, चैलेंजेस देगा। लेकिन अगर शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो भी वो चैलेंजेस देगा। अब किस तरीके के चैलेंजेस देगा, कैसे चैलेंजेस देगा, वो हमको सीखना है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, बट आपकी लाइफ के किस डोमेन में, किस एरिया में वो आपको चैलेंजेस देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका D9, देखो हर एक ग्रह, 9 जो भी ग्रह हैं हमारे, हर ग्रह की 9 ग्रह हैं, बेसिकली मेन 7 हैं, 2 शैडो प्लैनेट्स हैं। तो आपके ये जो ग्रह होते हैं ना, हर एक ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है। वो अपने उस स्वभाव के हिसाब से अपने जो फल हैं वो देते हैं। तो आपको जब भी हम किसी भी ग्रह की बात करेंगे, मतलब हम जब भी दारा कारक की बात करेंगे किसी भी भाव में बैठे हुए की, तो आप ऑटोमेटिकली उसको ये जोड़ लेना कि ये दारा कारक जो है ये कौन सा प्लैनेट है, तो उसका स्वभाव कैसा है, वो उस तरीके से आप उसको ऐड ऑन करते जाओगे। क्योंकि एक के साथ, मतलब अगर हम 12 राशियां डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हाउस में 1 से लेके 12 हो सकते हैं, 9 ग्रह हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रही हूँ, आप ऑटोमेटिकली अगर उसको, उस अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर वो चीज आ गई ना, तो आप उसको अपने चार्ट पर लगा करके खुद देख सकते हो। जैसे आपका दारा कारक लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट आपके D9 चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो आप बहुत क्लियर है कि आपका जो स्पाउस है, सबसे पहले तो उसका पास्ट लाइफ का जो आपका और उसका कर्मा है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, आपकी खुद की पर्सनालिटी को चेंज कराने में, आपके ऊपर काम करने में। अब देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें हो जाती हैं। पॉजिटिव कैसा होता है कि जब शादी के बाद आपकी जिंदगी में जब ये इंसान आएगा, आपका दारा कारक प्लैनेट एक्टिवेट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कराने में, आपका नाम, आपकी शोहरत, आपकी हेल्थ पे ध्यान दिलाने में, आपकी खुद की जो एक रख रखाव है उसके ऊपर ध्यान देने में आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। आपको बताएगा ऐसे पहनो, ऐसे उठो, ऐसे चलो, ये करो, वो करो, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे एनहेंस करो, ये भी सीख लो, वो भी समझ लो। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो आपको अपग्रेड करने में हेल्प करता है, आपकी हेल्थ को अपग्रेड करने में हेल्प करता है, आपके नेम को, आपके फेम को, आपके ओवरऑल जो आपकी एक आपको आपकी जो पर्सनालिटी को ग्रूम करना होता है उस चीज़ में आपको हेल्प करता है। आपको सिखाता है कि जीवन में आपको जहाँ जहाँ कमियां मिली हैं उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए वो अवेलेबल है, वो आपके पास है, आपके साथ है, और वो आपको वो हर एक चीज़ देगा जो आपको आज तक नहीं मिली। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं शादी से पहले ये भी नहीं आता था, वो भी नहीं आता था, ये भी नहीं सीखा था, वो भी नहीं सीखा था।
पता ही नहीं था ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, बट शादी के बाद ही मैंने सारी जिंदगी मतलब अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा, सीखा, समझा, या जो मैं आज हूँ या आगे बढ़ी हूँ तो मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का उसमें योगदान है। दिस इज द पावर ऑफ दारा कारक इन द फर्स्ट हाउस। लेकिन अगर ये अफ्लिक्शन में है, मतलब नेगेटिव है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो क्या करेगा आपको, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटी थी, आपको दबाना, आपकी वो जो लीडरशिप क्वालिटीज थी उसको थोड़ा सा सप्रेस करना, आपको अपनी मर्जी से कुछ ना करने देना, उस स्पाउस की वजह से हेल्थ खराब हो जाना, नेम खराब हो जाना, आपको यही नहीं, आप पहचान ना पाओ अपने आप को कुछ दिनों के बाद कि मैं यही थी या यही था या फिर कुछ और था। बहुत ज्यादा बिहेवियर पैटर्न में चेंज आ जाना, हर तरीके से अपने आप में बदलाव आ जाना, बदलाव आ जाना मतलब इन द नेगेटिव वे। बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी मतलब पैसिव पर्सनैलिटी बन जाना, जो इंसान बहुत एक्टिव हुआ करता था अभी वो बहुत पैसिव है। सोच भी बहुत ज्यादा ऐसी हो गई है कि भाई अपनी नहीं चला सकते, अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, अपना कुछ ओपिनियन नहीं रख सकते, तो ये सारी चीजें नेगेटिव हैं। तो आप ये देखो कि जब दारा कारक फर्स्ट हाउस में है, किस डिग्निटी में है, जिस डिग्निटी में होगा उस तरीके से वो आपको इसमें रिजल्ट देगा। पास्ट लाइफ का आपका और इनका क्या रिलेशन है, वो ये है कि कुछ न कुछ आप लोगों का एक ऐसा पेंडिंग कर्मा रह गया है जिसकी वजह से आज आप लोग साथ मिले हो। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी आपका आज आपका एक अस्तित्व है, बेसिकली अस्तित्व, क्योंकि फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं, वहां दारा कारक आके बैठा है, तो आपके अस्तित्व को चेंज करने वाला आपका स्पाउस होगा। आपके स्पाउस की वजह से या तो आपका अस्तित्व या आपकी जो प्रेजेंस है वो मतलब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वहां उसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वही कर्मा आप लोगों का पिछले जन्म में अधूरा रह गया है। आप, या जैसे कि ये भी हो सकता है कि कुछ किसी मिशन पर हो, कुछ काम कर रहे हो, अपनी अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, जहाँ करते करते बीच में अधूरा रह गया, तो आज इस बार आपको वो लाइफ पार्टनर आपको ऐसा मिला है कि वो आपको अपग्रेड कर दे या फिर आपको उस चीज से ऊपर से नीचे लेकर के आ जाए, आपके आपको जिस जगह आप थे वहां से खींच रहे नीचे। तो वो नेगेटिव अगर है तो कुछ ऐसा पास्ट का पेंडिंग कर्मा नेगेटिव रह गया है, तो आपको उस कंडीशन में मिलेगा। और ये चीज आप हमेशा अपने चार्ट में देखोगे, जो भी कर्मास है पेंडिंग, वो प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली बता देंगे कि ये जो दारा कारक है इस पोजीशन में आया ही इसीलिए है कि पिछले कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए, इसीलिए ये इस खराब पोजीशन में है या चैलेंजिंग पोजीशन में है, ये चैलेंजेस देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चैलेंजेस के बाद ही आप आगे बढ़ते हो, तो वो भी आपको आपका दारा कारक जो प्लैनेट वहां पर बैठा है आपके स्पाउस की वजह से ही वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, आपने फेस किए, एंड नाउ यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सनालिटी। दैट कैन ऑल्सो हैपन। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा साथ रहो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसने आप उस प्लैनेट की वजह से, मतलब जो दारा कारक है जो फर्स्ट हाउस में है, इतना कुछ हुआ आपके स्पाउस की वजह से आपकी लाइफ में कि आज आप एकदम दूसरे इंसान बन चुके हो। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट। इन द सेम वे, इफ द दारा कारक इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस में बैठने से आप ये देखोगे, सेकंड हाउस संस्कार का होता है, स्पीच का होता है, तो आपका और आपके पार्टनर का परिवार के साथ बहुत बड़ा कोई एक कर्मा कनेक्टेड है। हो सकता है कि जो परिवार के संस्कार हो, जो मतलब अगर अच्छी डिग्निटी में है, स्पीच से आपको बोलने का, बोल के सुख, आपको मतलब खाने पीने का सुख, परिवार का सुख, आपको रुपए से, पैसे से, रिसोर्सेस से, हर तरीके से आपको फुलफिल किया जाएगा। आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है, आपका स्पाउस है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि घर में अच्छे से अच्छे संस्कार हों, सारे रिसोर्सेज डेवलप मतलब करने की कोशिश करेगा, उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। सेकंड हाउस ज्वेलरी का भी हाउस है, तो घर में ज्वेलरी होना, पैसे मतलब एक वेल्थ क्रिएशन जो है, वेल्थ क्रिएशन होना, भाषा से कुछ ऐसा मतलब अच्छा बोलना कि आपको उसके वर्ड्स के साथ सुकून मिले, कुछ इस तरीके की जो होता है ना कि अगर सामने वाले ने बोल दिया एक बार तो ठीक है, मुझे शांति है, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया या मेरी वाइफ ने बोल दिया, चीजें हो जाएंगी। तो वो जो सुकून है, वो जो शांति है, अगर प्लैनेट अच्छी पोजीशन में, अच्छी डिग्निटी में है दारा कारक, तो आपको अपने स्पाउस से वो सारी चीजें मिलेंगी। आपको किसी भी चीज का टेंशन नहीं रहेगा, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपको भविष्य के लिए कुछ पैसा जोड़ना है, इकट्ठा करना है, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। जो बोल दिया वो हो गया। एक दूसरे की
भाषा से ही बहुत ज़्यादा या बोली से ही सुकून मिलना, लेकिन उसके ही ऑपोजिट अगर ये अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो घर में रिसोर्सेज की कमी होना, पैसा ना होना, परिवार के साथ अनबन रहना, शब्द इतने कड़वे होना कि आपकी भाषा से ही कुछ इस तरीके की बात हो गई कि जिसकी वजह से मनमुटाव हो गया आपस में, शब्द ही इतने चुभते हैं, सीधी भी बोलो तो भी झगड़ा लगता है, उल्टा लगता है। तो ये क्या हो गया है कि ये अगर खराब डिग्निटी में है, दुश्मन मतलब शत्रु राशि में है, तो इस तरीके की जो दुश्मनी वाली बात होती है, लड़ाई झगड़ा तू मैं करना, ये सारी स्पीच कर्कशता शब्दों में, वो उतना तीखापन, उतनी मतलब उतनी ब्रुटैलिटी उन वर्ड्स में कि उससे ही आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, तब ये होगा। पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है, कुछ ना कुछ परिवार से रिलेटेड, अगर ये अच्छी डिग्निटी में है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फैमिली ऐसी है मेरे हस्बैंड की या मेरे वाइफ की, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा ही परिवार है, कभी लगता ही नहीं है कि मैं अपने ससुराल में आ गया या आ गई। तो वो जो एक अपनापन है, जो पुराना ऐसा लगता है कि ये तो सब अपने ही है, वो जो अपनापन लगता है उस फैमिली में, वो आपको तब लगेगा जब उस प्लैनेट की डिग्निटी अच्छी होगी। लेकिन अगर वही डिग्निटी खराब है तो आपको लगेगा कि ये घर है, ऐसा घर होता है क्या, ऐसे लोग होते हैं, ऐसा परिवार होता है, इसको बोलते हैं क्या संस्कार। तो वैल्यूज नहीं है, मतलब आपके स्टैंडर्ड से वो चीजें मैच नहीं करेंगी, आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगेगा कि भाई इस फैमिली में ऐसा क्या है, इस फैमिली में इस तरीके से कैसा होता है कि जो आपने जिस तरीके की वैल्यूज के साथ आपकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई, आपको जस्ट ऑपोजिट मिलेगा, तो वो चैलेंज है आपके लिए और आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, परेशानी होगी, तो दैट इज अ चैलेंज। और ये क्यों है, पास्ट लाइफ में आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ या तो शब्दों की वजह से कोई परेशानी, या रिसोर्सेज की वजह से, या धन की वजह से कुछ ऐसा, या परिवार की वजह से, कुटुंब की वजह से कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट हुआ है कि आपका कारक इस बार सेकंड हाउस में आया है। या तो अच्छा कर्मा, क्योंकि कर्मा हमेशा खराब ही नहीं होते हैं, जो पेंडिंग कर्मास होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं। जब अगर अच्छे हैं तो वो अच्छी डिग्निटी में है और आपको उस चीज का सुख मिल रहा है। अगर वो खराब डिग्निटी में बैठा हुआ है तो कुछ ऐसे कर्मास हैं, पेंडिंग है, ऐसे डेट्स हैं जो आपको इस टाइम में चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब थर्ड हाउस में आपका दारा कारक प्लैनेट बैठा है तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, दोस्ती, घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना, टॉकेटिव बिहेवियर। अब इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट कि कौन सा प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है। मरकरी इज अ कारक, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी मरकरी होता है। मरकरी खुद भी टॉकेटिव है ना, और वो वहां पर जाकर के बैठ गया। हो सकता है आपका स्पाउस बहुत ज्यादा टॉकेटिव है और उसको हर तरीके की बातें करना, कम्युनिकेशन इतना ज्यादा अच्छा है, दोस्ती की तरह आप दोनों के साथ जो रिलेशन है आप दोनों के बीच में वो दोस्ती का रिलेशन है। घूमना फिरना दोनों को पसंद है, दोनों को साथ में बैठना बात करना, ऐसा लगता है ना मी टाइम होना चाहिए कि दिस इज मी टाइम। अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं उनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, वो दोनों ही आपस में खुश है। थर्ड हाउस में दोस्ती यारी जैसा जो बिहेवियर होता है उस तरीके का बिहेवियर होगा। वहीं अगर ये खराब डिग्निटी में है तो, और इवन कर्मा पास्ट लाइफ का कर्मा ये है कि आप कोई स्किल डेवलप कर रहे होगे, क्योंकि थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ योर स्किल्स ऑल्सो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पाउस के अंदर कोई एक ऐसी स्किल हो जो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, जिसके ऊपर आप बोले हाँ कि बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हैं, कुछ इस तरीके की, या बहुत अच्छा कुछ बजाते हैं, बहुत अच्छा कुछ भी खेलते हैं, हाथों की कोई स्किल्स हो, इस तरीके की कोई स्किल हो सकती है। अगर अच्छी डिग्निटी में है तो ये सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव है। लेकिन अगर वही खराब डिग्निटी में, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाना, मिसकम्युनिकेशन होना, एक को बात करने का शौक है तो एक को दूसरे को बिल्कुल बात करने का शौक नहीं, एक को घूमने का शौक है तो एक को बिल्कुल घूमने का शौक नहीं, एक को दोस्तों को पड़ोसियों को इनवाइट करने का शौक है तो दूसरे को उसी बात से चिढ़ाती है कि एक दूसरे से तू मैं होना, लड़ाई झगड़ा होना, जैसे ही साथ मिले, जैसे ही पास आए वैसे ही झगड़ा हो गया, जैसे ही घूमने गया, घूमने का प्लान बना, पहले झगड़े, क्लैशेस हो रहे हैं, चीजें मतलब कहते हैं ना कि ओपिनियन सेम नहीं है, एक ही उस पर नहीं चल रहा है कि वो अगर बोलेगा कि हमको वेस्ट साइड में जाना है तो वो बोलेगा हमको ईस्ट में जाना है। तो इस तरीके के वो जो क्लैशेस रहते हैं कम्युनिकेशन की वजह से हो जाते हैं, दोस्तों की वजह से हो जाते हैं, है ना, घर में छोटे जो बहन भाई होते हैं उनकी वजह से कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये भी कार्मिक एक पैटर्न है कि आपने कुछ ना कुछ, अगर ये सही डिग्निटी में नहीं है तो ये सारी चीजें होंगी। अब जो पेंडिंग कर्मा है, जो कार्मिक है आप दोनों का, वो किस चीज से कनेक्ट है, वो इसी चीज से कनेक्ट है,
आकांक्षा से संबंधित किसी न किसी मिसकम्युनिकेशन, कोई हो सकता है मिसकम्युनिकेशन की वजह से या गलत तरीके से कोई मैसेज पास किया गया है, उसकी वजह से आप लोगों ने कोई एक कर्मा क्रिएट किया है जिसकी वजह से आज आप पति पत्नी बन करके आए हो। कोई स्किल अधूरी रह गई थी आप लोगों की, उसको सीखने के लिए दोनों का साथ शौक है। तो अच्छा मुझे भी ये अच्छा लगता है, मुझे भी गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो मुझे तबला बजाना अच्छा लगता है, तो दोनों साथ में जा रहे हैं सीखने। दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ गुड कर्मा जो पेंडिंग है और हम साथ में कर रहे हैं। कोई हॉबी आपकी पेंडिंग रह गई है, वो सीख रहे हो, वो कर रहे हो जा करके। कोई किसी को स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो दोनों को अच्छी लगती है और दोनों जा रहे हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारी चीजें थी अधूरी है, वी विल लर्न दिस, वी शुड लर्न दिस, और वो हम साथ में सीख रहे हैं। ये सारी चीजें पॉजिटिव है। तो हमेशा देखना अपने चार्ट में कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको नेगेटिव नेगेटिव कर्मा ही मिले। जैसे ही कार्मिक का नाम आता है लोग डरने लगते हैं, लोग सोचते हैं कार्मिक इज अ पैटर्न विच विल ब्रिंग ओनली द नेगेटिव थिंग्स और चैलेंजेस। डेफिनेटली इट ब्रिंग्स चैलेंजेस बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी यही चीज जो आप लोगों के, आप और आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ जो चीजें बहुत अच्छी हैं, जिस चीज में आप प्रेज कर सकते हो अपने पार्टनर को, वो चीजें तो अच्छी है ना। है तो कार्मिक तभी हम जुड़े हैं। हमारी फैमिली में जितने भी लोग होते हैं, हमारे परिवार में जितने भी लोग होते हैं, आप देखो सबसे ज्यादा कर्मा आपका उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा दुख वहीं से मिलता है, सबसे ज्यादा फैमिलीज ही टूटती हैं। आप बाहर वालों से नहीं, दोस्ती फिर भी लोग निभा लेते हैं, लेकिन घर वालों से सबसे पहले टूटती है जो कर्मा होता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ है। आपका लेन देन डेट जो है, कर्ज, वो उन्हीं लोगों के साथ है। तो इस तरीके से हम कार्मिक को हर हाउस के साथ कनेक्ट करते जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर आपका दारा कारक बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ दारा कारक ये बताएगा कि आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत नर्चरिंग बिहेवियर का होगा। उसके अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना, लव, अफेक्शन, मेंटल पीस, घर सुख, व्हीकल्स का सुख, घर का सुख, लैंड, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा ये होगा, इंक्लाइंड होगा उस तरीके से। उसके लिए उसको मदर मैटर करती होगी, उसके लिए इमोशंस मैटर करते होंगे, उसके लिए घर मैटर करता होगा, उसको घर आने की जल्दी होती होगी। लेकिन वही ये अफ्लिक्शन में है, अच्छी डिग्निटी में नहीं है, तो ये क्या करेगा, घर आने का मन नहीं करेगा, माँ से नहीं बनेगी, है ना। मेंटल पीस ना खुद का है ना दूसरों का रहने देगा, घर में आते ही चीखना चिल्लाना, घर ना घर साफ रहेगा, बहुत ज्यादा क्लटर है घर में, घर नहीं बन पा रहा, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही, व्हीकल नहीं खरीद पा रहे हैं, लग्जरी कार नहीं आ रही, कुछ भी मतलब ऐसा लग्जरी हो या नॉर्मल हो, जो भी जिस तरीके की भी आपकी डिमांड है, आपके लिए जो लग्जरी है वो आप अटेन नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके की चीजें होंगी। पास्ट का कर्मा क्या जुड़ा हुआ है, इसका पास्ट का कर्मा आपके मानसिक सुख से जुड़ा हुआ है। अगर आपको नेगेटिव चीजें मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि कभी ऐसा हो सकता है जो चीज उस जिस भाव से, देखो जिस भाव में आपका दारा कारक बैठा है और वो प्लेनेट आपको उस भाव से रिलेटेड जो चीज का दुख दे रहा है, मतलब वो कुछ नेगेटिव कर्मा जुड़ा हुआ है, ट्राई टू रिजॉल्व इट। और अगर आपको उस भाव से जुड़े हुए सारी चीजें पॉजिटिव है, जैसे कि आपका पार्टनर है दारा कारक आपका बैठा है फोर्थ हाउस में, उसने घर भी बहुत अच्छा खरीदा है, घर में सुख शांति भी है, उसको घर में रहना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ, पति के साथ या पत्नी के साथ, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अपनी मदर के साथ अच्छा लगता है, उसको प्रॉपर्टीज और बनाने का शौक है, अच्छी गाड़ियां खरीदने का शौक है, लैंड का शौक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये दिखा रही है कि आपका और आपके स्पाउस का पॉजिटिव वे में कार्मिक है इन सारी चीजों के साथ कनेक्टेड। इसीलिए ये कुछ चीजें अधूरी हो सकता है। किसी का ऐसे में क्या होता है, ड्रीम हाउस हो कि ये मेरा ड्रीम हाउस है, हम इस जगह इतना बड़ा ऐसा घर बनाए, या हम एक ऐसा अपना फार्म हाउस बनाए, सेकंड होम हम अपना ऐसा बनाए, या कोई एक स्पेसिफिक कार को लेकर के, गाड़ी को लेकर के डिजायर है कि हम अपनी लाइफ में ये गाड़ी जरूर खरीदेंगे, या हम इस तरीके का घर जरूर बनाएंगे, या हम वहां घर बनाएंगे। और दोनों की अगर साथ में है तो वो पॉजिटिव नोट पर वो चीजें खत्म हुई थी, और जो रह गई हैं जो कंप्लीट होने के लिए, तो वो अभी आई है। लेकिन अगर यही सारी चीजें नेगेटिव वे में है, तो आप ये सोचो, तो फिर नेगेटिव कर्मा आप लोगों को चढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने सामने वाले का मेंटल पीस खराब किया है, सामने वाले की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपने की है, उसके घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की है, उसकी मदर को कुछ पेन दिया है, दैट्स द रीजन दिस टाइम इट इज हैपनिंग। तो आप इस चीज को एक दूसरे अपने को रिलेट कर सकते हो अपने चार्ट में, अपने प्लैनेट्स को देख करके। इसी तरीके से जब दारा कारक हमारा फिफ्थ हाउस में होता है, तो फिफ्थ हाउस हम सबको पता है कि लव, अफेक्शन, मंत्र चैंटिंग, चिल्ड्रन, हमारा एंटरटेनमेंट, हमारी फ्यूचर प्लानिंग, हमारी नॉलेज, हमारा इंटेलेक्चुअल जो है वो उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कंसल्टेशन, है ना, किसी से हम बात करें, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब दारा कारक बैठा है, तो आपके दारा कारक में ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। अगर वो अच्छी डिग्निटी में बैठा है तो फ्यूचर प्लान करना,
एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करना हो सकता है, हॉबीज क्या क्या हैं, बच्चों के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना कि बच्चों को के लिए ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें आपका स्पाउस करेगा। आपके सारे फ्यूचर के जितने भी प्लान है, ही विल बी वेरी फ्यूचर और शी विल बी वेरी फ्यूचरिस्टिक। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी की मेल के चार्ट में तो उसे लगे और अच्छी डिग्निटी में बैठेगा, मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी पत्नी ही सारी चीजें कर लेती है, वो ही सोच लेती है कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, किस तरीके से करना है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कीप्स एक्वायरिंग नॉलेज, है ना, या ही कीप्स एक्वायरिंग नॉलेज, पढ़ते रहना, अपना नॉलेज एक्वायर करते रहना। ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस में अगर आपका दारा कारक है तो है। अगर ये अच्छी डिग्निटी में है तो सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन अगर खराब डिग्निटी में तो फ्यूचर का कोई होश नहीं है। मतलब शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है, सारी चीजें वहां खराब कर देना या फिर बिना सोचे समझे गैम्बलिंग कर लेना। इट्स अ हाउस ऑफ गैम्बलिंग एज वेल। एंटरटेनमेंट, सिर्फ अपने ही मजे की चिंता है, मतलब ही नहीं है फैमिली में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं उनको घूमने से मतलब होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चों के एग्जाम्स हैं क्या है, लेकिन उनका प्लान प्लान बना उनके फ्रेंड्स के साथ वो चल चल देते हैं, और बच्चों को चाहे कितना भी नुकसान होता रहे। ये भी फिफ्थ हाउस में जब अच्छी डिग्निटी में नहीं है तारा कारक, तभी भी आपके स्पाउस के साथ आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। इवन आपको कहते हैं ना कि जो प्यार है, ये भी हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शादी के बाद हुई तो अरेंज मैरिज है लेकिन लव मैरिज जैसे लगती है अच्छी डिग्निटी में, क्योंकि फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि चाहे लव मैरिज की थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन डिग्निटी अच्छी नहीं है, या फिर मैलेफिक्स के साथ बैठा हुआ है, वहां पे दृष्टि में है, किसी भी तरीके से पीड़ित है वो, तो फिर आपको शादी में वो प्यार की जो कमी होती है वो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को अच्छी डिग्निटी में है, दोनों हस्बैंड वाइफ को किसी मंत्र चैंटिंग का शौक है कि चलो घर में कि हम इस 40 डेज में या इस दिन से स्टार्ट करके इस दिन तक हम इतने लाख मंत्र चैंट करेंगे। हस्बैंड भी कर रहा है, वाइफ भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके का कोई कर्म आपका पेंडिंग है, तो आप वो कर रहे हो। तो आप इस तरीके से आप देखो कि आपका तारा कारक फिफ्थ हाउस में किस तरीके की चीजें दिखा रहा है, वो कौन सा प्लेनेट है, वो क्या बता रहा है, आप उसका अनुमान लगा सकते हो। ठीक इसी तरीके से जब सिक्स्थ हाउस में ये दारा कारक प्लैनेट बैठता है, तो सिक्स्थ हाउस में दारा कारक प्लैनेट बैठा हुआ आपको एक चीज रिप्रेजेंट करता है कि 100% आपका पास्ट लाइफ का कोई एक बड़ा डेट है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस नाइन्थ हाउस से 10th पड़ता है, पिछले जन्म का कुछ कर्मा है। तो जब दारा कारक सिक्स हाउस में आके बैठ गया, तो सच में ये कोई बहुत बड़ा पिछले जन्म का कर्मा है। ये रोग ऋण शत्रुओं का भी भाव है ना, षड्रिपुओं का भी भाव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिक्स हाउस में आपका दारा कारक बैठा है तो वो हमेशा ही खराब होगा। डेफिनेटली इट विल ब्रिंग चैलेंजेस इनटू योर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, आपको लगेगा कि आपका स्पाउस आपको डे टू डे लाइफ में सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैलेफिक है, तो सच में प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है सिक्स हाउस में। अगर मैलेफिक भी है तो भी ये बहुत हार्ड वर्किंग होगा। इस इंसान को सिर्फ काम करना है, काम करने के सिवा कोई मतलब नहीं है फैमिली में क्या हो रहा है, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ या बच्चों का क्या है, फैमिली में किस तरीके की जरूरत है क्या, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने सिर्फ काम में ही लगे रहेंगे। जो सेवा का भी भाव है ना, ये तो सर्विस का भाव है। तो एक्चुअली इस सिक्स हाउस में जब दारा कारक होगा ना, तो वो एंड डे तक काम करेगा, मेहनती भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो चैलेंजेस वो फेस करोगे ना, आपको कभी कभी लगेगा कि यार क्या पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था। वो कभी कभी अगर ना बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है, तो एक शत्रुता का जो एक भाव होता है ना, कि जब भी बैठते हैं हमेशा झगड़ा हो जाता है, आप पिछले जन्म के दुश्मन है क्या, क्यों इस तरीके से झगड़ा करते हैं, एकदम बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, है ना, और एक दूसरे की प्रेजेंस अच्छा ना लगना विदाउट एनी रीजन। तो वो जो एक सॉफ्टनेस है, जो प्यार है, या जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, उसकी थोड़ी कमी हो जाना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना, वो सारी चीजें आपको सिक्स हाउस में जब दारा कारक अगर खराब डिग्निटी में तो दिखाएगा। अगर अच्छी डिग्निटी में है तो ठीक है, चैलेंजेस तो वो फिर भी हैं, बट स्टिल वो बहुत मेहनती आपका जो भी स्पाउस होगा, लेकिन फिर भी उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पाएगा घर में, उस तरीके की आपका इमोशनल सपोर्ट नहीं बन पाएगा। ऑल्दो ये उस तरह ये वो सपोर्ट बनेगा आपको कि अगर आप दुनिया में अकेले खड़े हो, आपने 100 गलत काम कर दिए, फिर भी दिस विल बी योर सपोर्ट लाइक अ बैकबोन। ये आपकी बैकबोन की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे हर चीज में,
आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको इमोशनल जो एक बॉन्डिंग है एट टाइम्स यू विल फील कि हाँ वो नहीं है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की कमी लगेगी अगर अच्छी डिग्निटी में है तो भी। ओवरऑल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी लगेगी। अभी 7th हाउस में होगा, अगर देखो ये 7th हाउस में तारा कालक बैठता है ना, अगर ये अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ को बैलेंस करने में अपने रिश्ते में ना प्रॉब्लम आती है। अगर अच्छी डिग्निटी में तब तो डेफिनेटली कोई बात नहीं है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम बने ही एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे को ना जाने कितने समय से जानते हैं, लगता ही नहीं है कि हम पहली बार मिले हैं या हमने शादी की है या शादी में कोई चैलेंजेस होते हैं, वाई पीपल से कि चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो बैलेंसिंग है ना, 7th हाउस में साइन पे ही आता है काल पुरुष में, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस कर लो, थोड़ा सा आप सो थोड़ा सा वो सहे, चीजें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा। अगर अच्छी डिग्निटी में है तो इंसान ऐसा सोचेगा। हो सकता है ये स्पाउस के आने के बाद इनका बिजनेस बहुत बढ़ जाए, मतलब कहते हैं ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल पर पहुंच जाए, उस तरीके की चीजें आप देखोगे अगर तारा कारक आपका 7th हाउस में आने के बाद आपकी एक जो एक इमेज है, आपके स्पाउस के आने के बाद, शादी के बाद आपकी इमेज में भी चेंज आएगा। अगर आप ये पॉजिटिव है, अच्छे डिग्निटी के साथ बैठे, आपकी पॉजिटिव इमेज होगी, लोग आपको अलग तरीके से दिखेंगे, बोलते हैं ना शादी के बाद इंसान इंसान बन गया है, तो उस तरीके की चीजें आएंगी। लेकिन अगर शादी के बाद कुछ मतलब अगर डिग्निटी अच्छी नहीं है तो ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि चैलेंजेस आ रहे हैं, ये चीज है। वहीं अगर आपका तारा कारक 8th हाउस में बैठा है, तो देखो 8th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट होता है ना, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए चैलेंजेस लेकर के आए। अगर वो अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है, अगर जैसे सैटर्न है हु इज अ कारका ऑफ 8th हाउस, अगर सैटर्न बैठे हुए हैं तारा कारक होकर के आपके 8th हाउस में, चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, ट्रेडिशनल हो सकती है, आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा ट्रेडिशनल हो सकता है, लेकिन कैसा होगा कि आपको हर एक चीज़ में मदद करने वाला, अगर अच्छी डिग्निटी में आपको मदद करने वाला, आपकी चीज़ों को समझने वाला, आप अगर ऊपर से भी बोलोगे ना तो वो आपके अंदर तक की भावना को समझ जाएगा, उसको समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, कितनी इंटेंसिटी से, किसी का दुख है, किसी को समझ में नहीं आता, बोले मुझे क्या पता, बताओगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, लेकिन वो समझ जाएगा क्योंकि वो 8th हाउस में तारा कारक है, वो ही और शी नोज अबाउट यू कि आपकी डेप्थ कितनी है, वो आपको शब्दों में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस लेवल की इंटेंसिटी होगी। लेकिन अगर वही खराब डिग्निटी में है ना, तो तब वो आपको लाइफ में ना सडन चैलेंजेस लेके आना, और आपका लाइफ पार्टनर अगर अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो आपके बदलाव का, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव का भी कारण बनेगा, और अच्छी डिग्निटी में है तो वो पॉजिटिव जो चेंजेस आएंगे उसका कारण बनेगा। आपको ना किसी भी रिसर्च सेक्टर में भेज देना, या आपको किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है ना, चाहते हो कि आपको जानो, तो उसमें सपोर्ट जो मिलता है लाइफ पार्टनर का वो मिलेगा अगर अच्छी डिग्निटी में है। इवन अगर अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो हो सकता है कि आपको एक चीज़ मतलब एक फेस करना पड़े, एक चैलेंज कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, चीज़ें नहीं बताता या बताती, या अपने अंदर छुपा के रखता है, या हर चीज़ को छिपाने की आदत, कोई भी चीज़ को जल्दी से ना बताने की आदत, मुंह पर कुछ बोलना है लेकिन पीछे कुछ करना है, क्या चल रहा है फैमिली में, क्या चल रहा है घर में, क्या चल रहा है उसके जीवन में, क्या चल रहा है वो ना बताना, जिसकी जो आपके दुख का कारण बन जाए। आपको ये दुख हो कि भाई मेरा स्पाउस है, मेरा ही साथी है और मुझे नहीं बताता, मुझसे ही सारी चीजें छिपाता है, तो वो सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब पास्ट लाइफ का कर्मा देख लो कि पॉजिटिव या नेगेटिव, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू आर गेटिंग इफ यू आर दारा कारक इज सिटिंग इन द 8th हाउस, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ जहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं उस तरीके का आपने नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है, इस वजह से वो चैलेंजेस है। और अगर वहां से रिलेटेड जो चीजें पॉजिटिव है, आपको ये समझ में आ जाएगा ये आई हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव कर्मा, और ये अधूरा है जिसको भी हमको कंप्लीट करना है साथ मिलके। हो सकता है हस्बैंड वाइफ किसी रिसर्च फील्ड में हो, मिलके रिसर्च कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म का कुछ कर्मा ऐसा अधूरा रह गया, हो सकता है दोनों ऑकल्ट में हो, वहां रिसर्च कर रहे हो, किसी और रिसर्च फील्ड में हो, वहाँ पे किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, वो अलग टॉपिक पे, वो अलग टॉपिक में, बट रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढना रह गया था पिछले जन्म का अधूरा कर्मा, इसलिए साथ मिलके ढूंढ रहे हैं, एक टॉपिक पे हो साथ में। जैसे 7th हाउस में भी ना साथ में बिजनेस करना, साथ में किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, अपने साथ हमेशा चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। ये भी 7th हाउस में जब दारा कारक होता है तो देखा जाता है। ठीक इसी तरीके से दारा कारक जब 9th हाउस में होता है तो आप ये देखोगे कि आपका ये जो स्पाउस है, यहाँ पर ना दारा कारक जब ये अच्छी डिग्निटी में होगा ना 9th हाउस में,
तो ये ना शादी के बाद आपकी आपकी ना आपको आपको फील होने लगेगा आप ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हो गए हो, आपका लक काम कर रहा है, आप बहुत लकी हो, है ना? आपको आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स मिलना, आपको फादर का की ब्लेसिंग्स मिलना, आपको अच्छे मेंटर्स मिलना। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये फार लैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस, तो हो सकता है आपका स्पाउस किसी दूर जगह से हो। ये भी हो सकता है कि आपको फॉरेन में पढ़ने की बहुत अंदर से इच्छा हो, तो आपका स्पाउस रीज़न बन जाए आपको हायर स्टडीज़ कराने का, फॉरेन लैंड में भेजने का, या किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आपका कोई सपना है कि मुझे वहाँ जा कर के पढ़ना है, वहाँ जा कर के आपको पढ़ाई करवा दे। तो वो जो ग्रोथ है ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कारण बन सकता है। आप दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हो, रिचुअलिस्टिक हो सकते हो, 9th हाउस रिचुअल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो रिचुअलिस्टिक हो सकते हो, सुबह उठ के साथ मंदिर जाना आना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ इस तरीके का कर्मा रह गया है, शायद कुछ कोई मंदिर बनवाना, उस मंदिर में सेवा देना, इस तरीके का कोई आप लोगों का रह गया होगा, या स्कूल्स बनवाने या कोई कॉलेज बनवाना है, इतने बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके की कोई डिज़ायर हो जो अधूरी रह गई है। गुरुओं के लिए कुछ करना है, किसी आश्रम में जाकर के सेवा देनी है एक स्पेसिफिक टाइम पे, इस तरीके का कुछ कर्मा आप दोनों का अधूरा रह गया है साथ में, तो वो पूरा होगा। लेकिन वहीं अगर ये खराब डिग्निटी में है, अच्छी डिग्निटी में नहीं है, तो ऐसा होगा कि लक काम नहीं कर रहा, स्टडीज़ जो हमारी थी, जो हम कर रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे, शादी हो गई, रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, या बोला था कि हम आगे की पढ़ाई हम करवा देंगे शादी के बाद, वो नहीं करने दी, या शादी के बाद नहीं हो पाई, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छे मेंटर्स ना मिलना, अ, आपको अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स ना फील होना, आपको अपने गुरु का जो आप पहले से करते आ रहे थे अनुसरण, वो अनुसरण उन गुरु को नहीं मानने देना, मतलब इस तरीके की चीज़ें हो सकता है। आपका कास्ट, मतलब जिस कास्ट के आप हो, आप दूसरे किसी कास्ट में शादी कर ले तो आप अपने रिलीजन को नहीं मान पा रहे हो, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरे रिलीजन का, दूसरे धर्म का आपका स्पाउस हो सकता है, अगर वो अच्छी डिग्निटी में वहाँ पर नहीं है, और फिर वो आपके लिए चैलेंज बन सकता है कि आप अपने धर्म की चीज़ें नहीं निभा पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, आपको निभाना है, नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक रीज़न बन सकता है आपका स्पाउस उस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। 10th हाउस में जब होता है, 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कर्मा, आपका जो करियर है, आपका कर्मा है, आपका बॉस है, आपसे ऊपर की जो डिग्निटी, मतलब जिन जो और ज़्यादा हायर पोस्ट पर हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका दारा कारक वहाँ होता है, तो आपका दारा कारक मोस्टली ऐसा देखा गया है कि 10th हाउस पर है, बहुत ज़्यादा कर्मा ओरिएंटेड पर्सन है ये, और कर्मा ओरिएंटेड होने के साथ साथ किसी हायर पोस्ट पर है ना? इसने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सेट कर रखा है, अपना एक जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी में, उसको एक सेट कर रखा है, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड रेज हुआ है। आपको आपके करियर में हेल्प करने वाला आपका ही हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, हो सकता है आप उसी प्लेस पर साथ मिले हो, है ना? कर्म क्षेत्र पर आपका साथ हो गया हो, उसकी वजह से आप लोग आज एक दूसरे के साथ हो। हाँ, मतलब आपको एक दूसरे का सपोर्ट मिला हो, आपके करियर में आपके स्पाउस ने आपको सपोर्ट किया हो, इसीलिए आप ऊपर उठ गए हो, है ना? तो उस तरीके की चीज़ें, आपका जब 10th हाउस में दारा कारक होता है, तो वो बेसिकली आपका कर्मा रिप्रेजेंट करता है कि किसी कर्म की वजह से, किसी कर्म को पूरा करने के लिए, शायद शायद कोई काम पूरा करने के लिए आए हो। कर्म का मतलब ये नहीं है सिर्फ प्रोफेशन ही, हो सकता है कोई एक ऐसा कर्म हो जो आप पिछले जन्म से किसी एनजीओ को चला रहे हैं, या किसी वृद्धाश्रम के लिए कर रहे हैं, या हम अपने से मतलब कोई अंडर प्रिविलेज्ड है उनके लिए कर रहे हैं, या हम जानवरों के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए हम कुछ करना चाहते थे, जो हमारा कर्मा अधूरा रह गया, तब हम साथ मिले हैं, 10th हाउस में दारा कारक है, तो हम मिलकर के किसी कर्मा को कंप्लीट करेंगे, तो उस तरीके की चीजें हो सकती है। हम मिलकर के एक जगह को लेंगे, हम मिलकर के साथ में काम करेंगे, हम मिलकर के चीजें करेंगे, अगर अच्छी डिग्निटी में। अगर खराब डिग्निटी में, तो वही ये इंसान आपके करियर का, या आपके प्रोफेशन का, या आपके कर्म स्थल पर आपके अपयश को लाने का कारण बन जाएगा। आपके बारे में, जैसे आपने देखा ना, बहुत सारे केसेस होते हैं कि वर्क प्लेस पर जाकर के ऐसा बोल दिया, जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, चली गई, है ना, ये हटा दिया, जॉब में इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दी, बदनामी हो गई, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे एलिगेशंस लगा दिए, तो वो भी आपका कुछ कर्म है कि वो ऐसी डिग्निटी में बैठा हुआ है कि उसने आपके कर्म क्षेत्र पर जाकर के आपकी हानि की। तो हमको ये देखना है कि हमारा किस तरीके, या कर्म कर्म में बाधा बनना,
है ना, वो काम ना करने देना, उसकी वजह से आपको हमेशा आके छोड़ के मत जाओ, दूर नहीं जा सकते हो, जगह नहीं चेंज कर सकते हो, जॉब करनी यहीं करो, चाहे आपको अपग्रेड किया जाए या ना किया जाए, आप अपने आप को चेंज कर, मतलब स्टैंडर्ड आपका रेज हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन इसी जगह रहो। मैं भी नहीं छोड़ूंगी या मैं भी नहीं छोड़ूंगा ये जगह, तुम भी नहीं जा सकती हो, घर छोड़ के नहीं जा सकते हो, मम्मी पापा बोलते हैं यहीं पर रहो, तो वो लड़की है तो फिर वो सिटी नहीं चेंज कर सकती है, अपना करियर और आगे नहीं बढ़ा सकती है, या फीमेल की वजह से वो मेल को नहीं बढ़ाने देना चाहती कि मैं ये शहर नहीं छोड़ना चाहती, बच्चों के स्कूल की वजह से या अपने किसी लगाव की वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस से। तो ये सारी बाधाएं भी आपकी बनती हैं करियर में, या गाइड, मतलब मिस गाइड कर दिया, या आपने अपने स्पाउस की बात मान के, चाहे उनका इंटेंशन सही गलत नहीं था, सही था, लेकिन उनकी बातों में आके जॉब छोड़ के बिजनेस कर दिया, बिजनेस छोड़ के जॉब में आ गया, कुछ भी इस तरीके का कि भाई इसने बोला था इसीलिए किया और ये नुकसान हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ का कर्मा रिप्रेजेंट करता है। आपके वर्क प्लेस पर जाकर के गलत आपके बारे में, आपकी इमेज को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर देना, दैट इज ऑल्सो द कर्मा की मतलब अगर अच्छी डिग्निटी में नहीं है दारा कारक, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। 11th हाउस में है, तो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट, आपके नेटवर्किंग का, आपके फ्रेंड सर्कल का, हो सकता है आपके पास लाइफ से आपका पार्टनर किसी ऐसे सोशल सर्कल से आया, कोई आपके डिजायर्स हो, क्योंकि डिजायर्स फुलफिल करने का हाउस है, कि कोई ऐसी डिजायर हो जो कंप्लीट ना हो, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपका जो पार्टनर मिला है ना। अपने सोशल नेटवर्किंग में बहुत अच्छा हो सकता है आपका पार्टनर, आपके पार्टनर की वजह से आपका जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। और वहीं अगर ये खराब डिग्निटी में, तो खराब हो सकता है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इनकम, तारा कारक वहां पर बैठा हुआ है, कैन बिकम अ रीजन ऑफ योर इनकम सोर्स, आपके इनकम का सोर्स बन सकता है, उसकी वजह से आपको इतनी नेटवर्किंग हो सकती है जिसकी वजह से आपको लाइफ में एक वो मुकाम मिल जाए, आप उस जगह तक पहुंच जाओ जहां तक आपने सपना नहीं देखा हो या सोचा ना हो, लेकिन आपको लाइफ पार्टनर वैसा मिल गया कि आप उस मुकाम पर पहुंच गए। आप एक अलग बैकग्राउंड से आते थे, या आप एक अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, बट आपके लाइफ पार्टनर के पास वो पोटेंशियल था कि वो आपको इतने बड़े सोशल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाए और आपकी लाइफ ईजी कर पाए। तो इस तरीके से आप उस वहां पर आप कर्मा देखोगे। वैसे ही 12th हाउस है, 12th हाउस में जब दाना कारक होता है, देखो 12th हाउस प्रोकेस्टिनेशन का भी होता है, डे ड्रीमिंग का भी हाउस हो सकता है। तो हो सकता है आपके स्पाउस में वो हैबिट हो प्रोकेस्टिनेट करने की, किसी भी चीज को टाल देने की, डिले करने की, डे ड्रीमिंग करने की, बट ये आइसोलेशन का भी हाउस है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा ना मोनोटोनस हो आपका स्पाउस, आपको बहुत ज्यादा घूमना है, फिरना है, मस्ती करनी है, लेकिन उसको शांत रहने का शौक है। ये फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि फॉरेन लैंड के साथ आप लोगों का कर्मा जुड़ा हो, आप लोग फॉरेन लैंड पर जाके मिलो, दारा कारक वहां बैठा है, हो सकता है आपको स्पाउस ही बाहर जाकर के मिले, आप किसी भी चीज के लिए आप बाहर गए हो, या आप शादी होने के बाद आप अपने स्पाउस के साथ काफी दूर चले जाओ, जिस स्टेट में हो उस स्टेट बॉर्न हुए, उस स्टेट से काफी दूर चले जाओ, वो भी रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा। बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट्स बेड प्लेजर ऑल्सो, अगर वहाँ अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो आपको वहां पर भी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर डिग्निटी अच्छी है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपकी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हो, खुशियां भी हैं, एक्सपेंसेस भी आपके अच्छी जगह हो रहे हैं। लेकिन अगर खराब पोजीशन में है, तो हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है ना। और क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है, जेल है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लीगल इश्यूज दे सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है लाइफ में। तो अब यहाँ पर अब आपका तारा कारक किस भाव में बैठा हुआ पास्ट लाइफ में, अब वो किस, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसको ना फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्लैनेट देख करके, राशि देख करके कि वो मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, किस डिग्निटी में है, उच्च का है, नीच का है, मैलेफिक्स के साथ है, बेनिफिक्स के साथ है, तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा उसकी एग्जैक्टली जो कोर है। क्योंकि जो दारा कारक है वो आपका D1 में क्या है, वो आपको बेसिक उसकी एक इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन जो D9 में दारा कारक बैठा है वो उसका कोर बताएगा। कभी कभी आपको D1 में दारा कारक लगेगा इट्स वेरी वीक, बहुत वीक है, लेकिन D9 में आपको पता चलेगा देख कर कि योर दारा कारक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं टूट सकती, ये साथ नहीं छूट सकता। क्यों? दारा कारक इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द D9, उसका जो कोर है, जो उसकी बैकबोन है, बैकबोन इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ योर स्पाउस इज रिसाइडिंग इन द 9th हाउस। 9th हाउस से आपको पता चलेगा कि रीढ़ की जो हड्डी होती है वो कितनी मजबूत है आपके रिश्ते की, आपका साथी क्या है, उसका उसकी रियलिटी क्या है, उसका बेसिक कोर बिहेवियर जो है
वो क्या है, आपका कार्मिक पैटर्न क्या है, आप दोनों क्यों मिले हो। तो इस तरीके से आप देखो, अगर 12th हाउस में चीज़ें खराब हो रही हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने भी उसी तरीके की चीज़ों को, उसी तरीके के कर्मास को क्रिएट किया, इसीलिए वो सारी जो चैलेंजेस हैं आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो जिस भाव से भी रिलेटेड आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और आपका दारा कारक उस भाव में बैठा है, ट्राई टू पैसिफाई द इम्पैक्ट ऑफ दोज थिंग्स। अपनी तरफ से उस चीज़ को ना इंस्टिगेट मत करो, बढ़ाओ मत, ट्राई करो कि ये पिछले जन्म में गलत आपसे कर्मा क्रिएट हुआ था, तो इस जन्म में आप उसको कैसे सही कर सकते हो, कैसे ब्रिज कर सकते हो वो जो गैप आ गया है। दिस इज द ओनली वे टू लिव अ लाइफ इन अ करेक्ट वे। तो ये है दारा कारक के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे वो भी अपने स्पाउस की क्वालिटी को जान सके। जय माता दी।